हेलो दोस्तों, मैं हूं फरीन राणा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल सेवा मार्गदर्शिनी में। आज हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी के पीवाईक्यूज स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि डीपीएसपीज जो है वो किस संविधान से लिए गए हैं या उनका स्रोत क्या था। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और ये भारतीय संविधान के पार्ट 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 से 51 के अंडर। और इनका प्रिंसिपल क्या है कि एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, साथ ही सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करनी। कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, तो कॉलेजियम सिस्टम भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम ये बनाया गया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? जुडिशरी के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। अब संविधान का आर्टिकल 124 है जो जजों की नियुक्ति के बारे में बात करता है सुप्रीम कोर्ट के। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। किसकी एडवाइस पर? कोलिजियम की एडवाइस पर, जिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते। और इसका ओरिजिन कब हुआ था ये क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। इसका ओरिजिन हुआ था सेकेंड जज केस 1993। कॉलेजियम सिस्टम में बाइंडिंग रिकमेंडेशंस होती है, यानी कि कॉलेजियम के द्वारा जो भी सिफारिश की जाती है जिन नामों को लेकर वो बाइंडिंग होती है। एक बार कैबिनेट अगर उस पालन नहीं करती है तो दूसरी बार में उसका पालन करना अनिवार्य होता है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि संविधान का आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित। हाई कोर्ट के जजेस के बारे में आया था कि उनकी नंबर, हाई कोर्ट जजेस कौन डिसाइड करता है कि किसी भी हाई कोर्ट में कितने जज होंगे? तो वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि किसी भी हाई कोर्ट में कितने जज होंगे। विच आर्टिकल 216। अब हाई कोर्ट से रिलेटेड जो जितनी भी पावर्स हैं वो पार्ट नंबर 6 और आर्टिकल 214 से 231 के अंडर आती है, जिसमें ये प्रोविज़न है कि किसी भी एक हाई कोर्ट को 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है। यानी पार्लियामेंट एक हाई कोर्ट को किन्हीं 2 राज्यों के लिए इस्टेब्लिश कर सकती है। नेक्स्ट, 5th शेड्यूल किससे रिलेटेड था? तो 5th शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है। अगर इसी प्रकार हम 6th शेड्यूल की बात करते हैं तो वो 4 राज्यों से संबंधित था, असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा। उसके अलावा बाकी के 10 ट्राइबल एरियाज़ या यहाँ जहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं और ट्राइबल एरियाज़ हैं, ऐसे 10 स्टेट, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए 5th शेड्यूल है। बाकी इनके अलावा नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के लिए 6th शेड्यूल। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये कब आया था या किस जजमेंट के द्वारा आया था? तो वो था केशवानंदा भारती केस 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टीज पूछा था और उनके ईयर्स दिए गए थे कि आपको मैच करना है कौन सा ईयर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस ईयर में बनी थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ये 1964 में बनी थी। अब हम इसमें इनके फाउंडर्स को भी इंक्लूड करेंगे। इसके फाउंडर कौन थे? नंबूदरीपाद और A.K. गोपालन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में हुई थी, आज़ादी से पहले M.N. रॉय और S.A. डांगे के द्वारा। BSP बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में काशीराम जी के द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में ममता बनर्जी के द्वारा की गई थी। आम आदमी पार्टी की स्थापना नवंबर 2012 में अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोस्ट कंफ्यूजिंग है वो ये 2 हैं, आपको इन 2 को याद रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में M.N. रॉय और S.A. डांगे के द्वारा, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में। आर्टिकल 14 के अंडर 2 तरह की इक्वालिटी की बात की गई है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के लिए सभी समान हैं और समान लोगों को समान कानून के द्वारा निर्देशित किया जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया है? तो वो हमने ब्रिटेन की व्यवस्था से लिया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने
यूएसए की व्यवस्था से लिया कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो याद रखना है 2 साल 11 महीने 18। ये कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। और कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है कि सब कब हस्ताक्षर हुए थे हमारे संविधान पर। तो 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के निर्माण में जो खर्च आया था वो था 64 लाख रुपये। और उसके लिए संविधान सभा की स्थापना की गई कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1946 में। इसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना किस डेट को की गई थी? क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो 29 अगस्त 1947 को की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष थे अंबेडकर और इसके अन्य सदस्य थे अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव और कृष्णामाचारी। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो इनका नाम पूरा याद रखना है, टी कृष्णामाचारी। ठीक है, यहाँ इसे I2M2SK से याद कर सकते हैं, यानी कि अय्यर, मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला या माधवराव, सादुल्ला और कृष्णामाचारी। अब जिस दिन भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे उस दिन उसमें कितने पार्ट्स थे? तो 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। अभी कितने हैं? अभी 25 पार्ट्स, 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? तो राज्यसभा के 245 सदस्य हैं, जबकि संविधान में इसके लिए 250 सदस्यों का प्रावधान है। अब इसमें से स्टेट असेंबलीज के द्वारा कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं और 12 MP जो है राज्यसभा MP वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट किन लोगों को नॉमिनेट करता है? जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल साइंस इन 4 एरियाज से रिलेटेड हो, कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, यानी इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है, जिनके 1/3 सदस्य जो हैं वो हर दूसरे 2 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं। अब जिन MPs का इलेक्शन राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इलेक्ट होते हैं और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का वहाँ पर यूज़ होता है। बिहार में कितनी राज्यसभा सीट्स हैं? तो बिहार में 16 राज्यसभा सीट्स हैं। और सीट का एलोकेशन, राज्यसभा की सीट का एलोकेशन किस शेड्यूल के द्वारा किया गया है? तो वो है 4th शेड्यूल। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान किस पार्ट में है? पार्ट नंबर 5 में है। आर्टिकल 124 से 147 के अंतर्गत आता है ये। और ये एक फेडरल कोर्ट है, यानी कि जितने भी हमारे संघवाद से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं केंद्र और राज्य से संबंधित, उनके बारे में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी मूल क्षेत्राधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, यानी कि अगर कोई भी केस किसी भी हाई कोर्ट में है तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट, ये प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये नागरिकों के मूल अधिकार का संरक्षक है। और ये किसके तहत है? आर्टिकल 32, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है। ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट, ये फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के या संविधान के किसी भी अनुच्छेद को लेकर कोई भी डाउट होता है तो उसमें इंटरप्रिटेशन का काम सुप्रीम कोर्ट का है। नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू की पावर है इसके पास अंडर आर्टिकल 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत कौन कौन सी चीज़ें चेंज की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई थी कि एक ही ज़िले में एक से ज़्यादा
डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाई जा सकती हैं उपभोक्ता संरक्षण के लिए, ठीक है। और इन फोरम में महिला मेंबर का होना ज़रूरी है और ये 50 लाख रुपए तक के मुद्दों को सुलझाएंगी। इससे पहले ये लिमिट कितनी थी? 1 करोड़ रुपए। डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऊपर आती है स्टेट कंज्यूमर फोरम्स, वो 50 लाख से 2 करोड़ तक के मुद्दों को देखती हैं। उसके बाद नेशनल कमीशंस होंगी जो 2 करोड़ से ऊपर के सभी कंज्यूमर रिलेटेड सारे केसेस को रिजॉल्व करती हैं। नेक्स्ट, सिक्किम को फुल फ्लेजेड स्टेट कब बनाया गया था भारत का? एक संपूर्ण राज्य कब बनाया गया था? 16 मई 1975 को। ये डेट आपको याद रखनी है। सिक्किम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिक्किम का इंक्लूजन भारत में, और ये 22वां राज्य था, ठीक है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 16 मई 1975 को। अब 42वां अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में आयोग हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है, तो वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को कहा गया है। अब कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसके द्वारा राज्य सूची से 5 विषयों को हटाकर समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था? तो वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, जिसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इन 5 विषयों को स्टेट की लिस्ट से निकालकर किसमें? समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा प्रियम्बल में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसकी रिकमेंडेशन किसने की थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ये कमेटी का नाम आपको याद रखना है, स्वर्ण सिंह कमेटी। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था अंडर आर्टिकल 51A और पार्ट 4A, ठीक है। पार्ट 4A जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है, आर्टिकल 51A, उसके तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी और ये हमने कहाँ से लिया था? USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, जिसे आज रशिया के नाम से भी जाना जाता है। 4 DPSPs जोड़े गए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 चीज़ें जोड़ी गई थी। आर्टिकल 39, ये आर्टिकल्स के नाम आपको याद रखने हैं, आर्टिकल 39, 39A, 43A और 48A, ठीक है। बहुत बार वो कंफ्यूज करने के लिए कहते हैं कि 5 आर्टिकल्स जोड़े गए थे या 6 आर्टिकल्स जोड़े गए थे, तो आपको याद रखना है कि 4 आर्टिकल्स जोड़े गए थे, आर्टिकल 39, 39A, 43A, 48A। नेक्स्ट, कि ये प्रेसिडेंट को पावर देता है टू डिस्क्वालीफाई द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने प्रेसिडेंट को ये पावर दी थी कि वो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अब एक बार क्वेश्चन आया था कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये क्राइटेरिया लोकुर कमेटी के द्वारा दिया गया था 1965 में। और क्राइटेरिया क्या था कि प्राइमिटिव ट्रेट्स होंगे उनके, यानी कि आदिम प्रजातियां होंगी वो, और उनका जो कार्य करने का तरीका होगा वो भी उसी प्रकार होगा, और उनका कल्चर एकदम अलग होगा, डिस्टिंक्टिव कल्चर होगा। शाइनेस यानी कि वो लोगों से कांटेक्ट रखने में या सामाजिक संपर्क स्थापित करने में काफ़ी ज़्यादा शर्मीले होंगे। साथ ही वो बैकवर्ड होंगे और उनकी जोग्राफिकल लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा अलग होगी, एकदम सेपरेट रीजन में होगी, ठीक है। अब ये जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 366 में है कि जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की डेफिनेशन दी गई है, और इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 366 में कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में वो सभी ट्राइब्स को इंक्लूड किया जाएगा जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा इस अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट और किसके साथ कंसल्ट करेंगे? वो गवर्नर के साथ कंसल्ट करते हैं। उसके बाद फिर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की सिफारिश पर ST लिस्ट में उन जनजातियों को, उन ट्राइब्स को ऐड करती है, ठीक है। नेक्स्ट,
आर्टिकल 120 क्वेश्चन था कि किस अनुच्छेद के तहत स्पीकर किसी भी एमपी को, किसी भी सांसद को अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए परमिशन देते हैं, तो वो आर्टिकल 120। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो यहाँ सभी कवर किए गए हैं। आप इन्हीं आर्टिकल्स को फोकस करेंगे। आर्टिकल 360 किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हमारे देश में लगाई जाती हैं। एक आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल और 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक एक बार भी नहीं लगाई गई है। प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं ये, और इसमें वो स्टेट्स की सैलरीज़ वगैरह को डिक्रीज़ करने का भी ऑर्डर दे सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर है ये। जितने भी मनी बिल्स पास किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, वो भी प्रेसिडेंट के लिए की परमिशन के लिए रिज़र्व किए जा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा प्रेसिडेंट जो है जजेस की सैलरी को भी घटा सकते हैं। जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी को घटाने का अधिकार भी प्रेसिडेंट को इस फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान मिल जाता है। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। स्टेट्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो अगर हम स्टेट के केस में बात करें तो वो विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर सेंटर की बात करें तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है। ये एक फीचर भी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कि जो लेजिस्लेटिव है, कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए? लेजिस्लेटिव के लिए। अंडर आर्टिकल, अब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना ये अंडर आर्टिकल 164 है, और इसमें कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो कार्यपालिका है, वो विधायिका के समक्ष जवाबदेह होती है अपने कार्यों के लिए। अब इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है, और किसकी सिफारिश पर? राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, ये बहुत अच्छे से करना है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इसके लिए पार्ट 9 और शेड्यूल 11, ठीक है, इसमें प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, और इनसे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 243G। ये आपको याद रखना है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। आर्टिकल 243G। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल्स 243 से 243O, और ये 16 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, कितने? 16 आर्टिकल्स। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इनसे रिलेटेड जो प्रावधान थे वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 के तहत दिया गया था कि ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेंगे? ग्राम पंचायतों का निर्माण करेंगे या उनका विकास करेंगे, और इसी के तहत ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 लाया गया था। इस पर एक क्वेश्चन आया था कि राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड एक बिल लाया गया था, तो वो कौन सा बिल था? तो वो बिल था 64th अमेंडमेंट एक्ट 1989, लेकिन ये बिल पास नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए बाद में ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट के रूप में 1992 में पास हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? कि शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन करना है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना है, ग्रामीण स्तर पर या रूट लेवल पर डेमोक्रेसी की स्थापना करनी है, डिसीजन मेकिंग में डिसेंट्रलाइजेशन करना है, यानी कि निर्णय लेने में, निर्णय निर्माण में विकेंद्रीकरण करना है, जितनी भी प्रशासनिक शक्तियां हैं उनका विकेंद्रीकरण करना है। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। और बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी? कि हमें त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम की स्थापना करनी चाहिए, और ये त्रिस्तरीय हम कहाँ फॉलो करेंगे? ऐसे राज्यों में जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहाँ हम 2 स्तरीय फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ये त्रिस्तरीय लेवल क्या था? कि हमें ग्रामीण स्तर पर, विलेज लेवल पर हमें क्या करना है? ग्राम पंचायत इस्टेब्लिश करनी है। फिर एक मीडिएटरी लेवल होगा, ब्लॉक लेवल, वहाँ हम पंचायत या ब्लॉक समिति की स्थापना करेंगे, और उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट में हम जिला परिषद की स्थापना करेंगे। आपको ये 3 नाम याद रखने हैं कि विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत,
ब्लॉक लेवल पे पंचायत या ब्लॉक समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, क्योंकि आयोग ने कई बार सिर्फ ये नाम देकर ही क्वेश्चन पूछे हैं कि ये किस जगह कौन से स्तर पर इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पंचायत ग्राम पंचायत विलेज लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब जो जिला परिषद है वो एक एडवाइजरी और कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजरी बॉडी है। ठीक है, एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजरी बॉडी है, जबकि जो ब्लॉक समिति है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि वो उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करती है। अब ये जो इंटरमीडिएरी ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये उन राज्यों में इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा जहां पॉपुलेशन 20 लाख से कम है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया गया था, यानी कि उसे संवैधानिक स्टेटस दिया गया था। तो वो किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था? LM सिंघवी कमीशन 1986 में ये इस्टेब्लिश की गई थी। आपको इन कमिटीज़ के ईयर्स को याद रखना है, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो बलवंत राय कमेटी की स्थापना 1957, LM सिंघवी की स्थापना 1986 में। अब इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने पंचायती राज एक्ट लेकर आया था। ठीक है, 21 साल की उम्र जो है वो मिनिमम एज है पंचायतों के इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर कोई पंचायत के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है कोई उम्मीदवार, तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। इसी प्रकार हमारी लोकसभा के अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो ये आपको ईयर्स याद रखने हैं, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक, 24 अप्रैल को। वोटिंग एज क्या है हमारे देश में? 18 साल। पहले ये कितनी थी? 21 साल। लेकिन 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत में वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 किया गया था? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित है ये क्वेश्चन, कि उनका री इलेक्शन जो है एलिजिबल है, वो कितनी भी बार उस पोस्ट के लिए खड़े हो सकते हैं। और ये प्रोविज़न कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 57 में है। जबकि USA के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन भारत में एक क्वालिफाइड व्यक्ति कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है। प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं? वो अंडर आर्टिकल 58 है। क्वालिफ़िकेशंस है कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और वो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, वो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, 35 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए और वो भारत के नागरिक होने चाहिए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 55 में है, जिसमें कहा गया है कि इनका जो इलेक्शन होगा वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होगा। ठीक है, आपको याद रखना है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। नेक्स्ट, पार्लियामेंट में कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के? तो वो 3 सेशन होते हैं, जिन्हें आप BMW के नाम से याद कर सकते हो। फर्स्ट सेशन बजट, सेकंड मॉनसून, थर्ड विंटर। ठीक है, BMW बजट, मॉनसून, विंटर। अब संविधान में ये नहीं कहा गया है कि पार्लियामेंट के एक साल में 3 सेशन होंगे। संविधान में कहा गया है अंडर आर्टिकल 85 के 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होगा। ठीक है, और इस हिसाब से एटलीस्ट 2 सेशन होने चाहिए। लेकिन हमारी पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं? 3 BMW। अभी कौन सा चल रहा है? मॉनसून सेशन। लॉ कमीशन, लॉ कमीशन इस बार इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी 23rd लॉ कमिश्नर की जो है स्थापना की गई थी लास्ट ईयर। फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना स्वतंत्र भारत में 1955 में की गई थी और इसके अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। ये नाम आपको याद रखना है, MC सीतलवाड़। ये उस समय अटॉर्नी जनरल भी थे इंडिया के। 22वें लॉ कमिश्नर कौन थे? ऋतुराज अवस्थी।
और अभी जो नए नियुक्त हुए हैं वो 23वें लॉ कमीशन हैं और उनका नाम है दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का और ये एक नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। ठीक, ये गैर संवैधानिक और गैर विधायिक एडवाइजरी बॉडी है, केवल एक सलाहकार निकाय है। पहली बार लॉ कमीशन की स्थापना भारत में ब्रिटिश काल में हुई थी और ये 1834 में लॉर्ड मैकॉले के अंडर हुई थी।